ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको समझाएंगे इसमें पढ़ना क्या है आपको। तो इसमें मेनली आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग सीखेंगे कि प्रिज्म में पढ़ना क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑप्टिक्स है भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है ऑप्टिक्स में, लेंदी भी है। लेकिन अगर मेरा माना जाए ना, ये सबसे छोटा टॉपिक है ऑप्टिक्स सबसे छोटा टॉपिक है। इसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। अगर ये स्टूडेंट समझे तो इसमें बहुत कम पढ़ाई होता है। इसमें मात्र रिफ्लेक्शन या रेफ्रैक्शन की पढ़ाई होती है। रिफ्लेक्शन या रेफ्रैक्शन, यही दो टॉपिक। लॉ के नाम पर भी इसमें स्नेल्स लॉ एक मेन लॉ है जो हम लोग यूज़ करते हैं हर जगह। लेकिन स्टूडेंट को ये बहुत लेंदी लगता है। देखिए पढ़ाई कैसा चलता है उसको समझिए। जब आप क्लास 10 में रहते हैं तो यहाँ मिरर, प्लेन मिरर दिया रहता है। क्या करते हैं आप, इंसिडेंट रे आया, यहाँ नॉर्मल आया और ये रिफ्लेक्टेड गया, ये तुम्हारा आई, ये तुम्हारा आर। लेकिन यहाँ पर कौन सा हमने यूज़ किया है, मिरर को यूज़ किया क्या, रिफ्लेक्शन किया, ठीक है। आगे और हम लोग जाते हैं तो हम लोग ग्लास स्लैब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्लास स्लैब का, ठीक है। इसमें रेफ्रैक्शन करवाते हैं। ये इंसिडेंट रे गया, यहाँ नॉर्मल आपका बना। अब ये मीडियम है, μ1 रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, 10 क्लास से ही जानते हैं। रेरर से डेंसर आ जाएगा तो ये रे ऐसे नहीं जा करके बैंड करेगा और ये बैंड करके फिर डेंसर से रेरर जब निकलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। ये स्टडी करते हैं। इसमें ये तेरा I1 हो गया, ये तेरा R1 हो गया, ये तुम्हारा I2 हो गया, ये तुम्हारा R2 हो गया। अच्छी बात। लेकिन मेरे भाई किया क्या, रेफ्रैक्शन किया। फिर इसी को टीचर्स आपको इस तरह से पढ़ाते हैं, स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। स्फेरिकल रेफ्रैक्टिंग सरफेस में भी क्या करते हैं आप, रेफ्रैक्शन ही करते हैं। एक इंसिडेंट रे यहाँ ले जा करके हिट कर देते हैं। हिट करने के बाद आप नॉर्मल का तलाश करते हैं कि नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल कहाँ से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा। चूंकि ये इस तरह से ही सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर यहीं पर होगा और यहाँ से खींचते हैं, ये आपका नॉर्मल बन जाता है। फिर ये आपका I1 होता है, ये आपका रेरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ये लाइट इस तरह से न जा करके ये बैंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल और अगेन हम लोगों ने क्या किया, रेफ्रैक्शन ही किया। और पढ़ाई आप लोग देखते हैं कि हाँ चलिए, इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं। सिर्फ ग्लासेस बदल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्लासेस बदल रहे हैं। यहाँ मिरर है, यहाँ ग्लास हॉरिजेंटल ग्लास स्लैब है, यहाँ कर्व स्फेरिकल ग्लास स्लैब है और ये आपका लेंस है, डबल स्फेरिकल ग्लास स्लैब से ये बना हुआ है। होता क्या है, आप क्या पढ़ाई को बदल रहे हैं, नहीं, पढ़ाई तो अभी भी वही चाह रहा है। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे हुआ, हिट किया, ये सर्कल ऐसे बनाओगे तो एक सेंटर आपको यहाँ पर मिलेगा और जिधर से ये मिलेगा ये आपका नॉर्मल हो गया। फिर फिर ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। रेरर से डेंसर जाएगा तो ये लाइट ऐसे नहीं बैंड होगा और ये जा कर के इमेज यहाँ पर बनाएगा, पहला इमेज I1। फिर इसका यहाँ से एक बार और रेफ्रैक्शन, मतलब यहाँ रेफ्रैक्शन करने का 2 बार रेफ्रैक्शन लॉ लग रहा है। एक बार इस सरफेस के लिए, फिर एक बार इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ रेरर से डेंसर हो गया, उसका इमेज बन रहा है। फिर यहाँ रेफ्रैक्शन करना है तो ये आपका इंसिडेंट रे है, यहाँ से आपने नॉर्मल खींचा, ठीक है, N2, और ये रे जा करके यहाँ पर मिला और फाइनली इमेज लेंस ने यहाँ बनाया। तो लेंस में होता क्या है, डबल, नाम भी तो सुने हैं,
डबल कॉन्वेक्स लेंस इसको भी बोला जाता है। डबल सरफेस का यूज हो रहा है तो 2 बार रेफ्रैक्शन ही किए, ठीक है। यहाँ पर 1 बार रेफ्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर 2 बार आपने रेफ्रैक्शन को किया है, लेकिन हो तो रहा है रेफ्रैक्शन। तो उसके बाद अब क्या होगा, अब है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ऐसे करके आपका पढ़ाई चला है, और अब हम लोग जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में टीचर पढ़ाते हैं वहाँ इसी तरह से एक शीशा और यूज़ किया जाता है, और इसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसमें भी हम लोग रेफ्रैक्शन ही करवाएंगे, और देखेंगे इसमें भी हम लोग क्या करवाएंगे, रेफ्रैक्शन ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले। इसलिए मेरा मानना ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा जरूर है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कम है ऑप्टिक्स। इसमें भी हम लोग रेफ्रैक्शन ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि हाँ, मिरर बदल रहा है, शीशा ग्लासेस बदल रहे हैं। यहाँ पर आपका मिरर है, यहाँ ग्लास स्लैब है, यहाँ स्पेरिकल ग्लास स्लैब है, यहाँ डबल स्पेरिकल ग्लास स्लैब से जो लेंस बनता है वो है, और ठीक उसी तरह से एक प्रिज्म है, वो भी एक ग्लास स्लैब है। और यहाँ पर भी हम लोग टॉपिक चैप्टर का नाम जाइएगा तो आपको मिलेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लेकिन सबसे पहले क्या लेना है हमको, रेफ्रैक्शन ही करवाना है, प्रिज्म लेना है। ये ट्रायंगुलर शेप ले लिए ए, ये एंगल थोड़ा खास होता है प्रिज्म का, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, ठीक है। नियम से चलना है और कुछ ज़्यादा ये करना नहीं। एक इंसिडेंट रे जा करके यहाँ हिट करता है, जिस भी पोजीशन पर हिट किया, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है नॉर्मल खोजने का। आप नॉर्मल खींचिए, ये आपका नॉर्मल हो गया, पहला नॉर्मल। ये आपका रेरर मीडियम है, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है, फिर ये रेरर मीडियम है। अगर ये ग्लास या प्रिज्म नहीं होता तो यही लाइट आपका ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये तो रेरर टू डेंसर कर रहा है, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे ना जा करके ये ऐसे गया, बैंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये इसके लिए, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है। अगला ये बाहर निकलेगा तभी निकाल सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल बनाओ, तो यहाँ पर नॉर्मल बनाने के लिए ये लाइन आपका क्या हुआ, नॉर्मल हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को नॉर्मल बोलिए, यहाँ पर नॉर्मल पास हुआ। अब देख रहे हैं कि डेंसर से रेरर निकल रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, और ये इस तरह से अवे चला गया। तो यहाँ हमने मेनली किया क्या, रेफ्रैक्शन ही किया। चलिए एंगल लेते हैं, तो इस एंगल को I1 लेंगे, इसको R1 लेंगे, इसको R2 लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्रिज्म में होता है, अंदर में एंगल को हमेशा R में ही रखना चाहिए, ठीक है। R2 लेंगे, और बाहर वाले एंगल को I2 लेंगे, या इमर्जेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल। तो ये एंगल तुम्हारा I1 है, ये तुम्हारा R1 है। फिर इधर वाले को एंगल को इनसाइड, जो ग्लास के इनसाइड में है, उस एंगल को आपको R को ही रखना है, R लेटर में रखना है, बाहर वाले को I में रखना है, ठीक है। इसे इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत सिंपली वे से इस लाइन को अगर पीछे लाओगे तो यहाँ मीट करेगा, इस पॉइंट को O दे दो नाम, ठीक है। नेमिंग लिखिएगा K, इस पॉइंट का नाम L, इस पॉइंट का नाम M, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हुआ फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है डेविएशन। क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो इनिशियल आपका लाइट जा रहा था, प्रिज्म से पास करवाने के वजह से वो कितना बैंड हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कितना डिविएट हो गया, उस चीज़ को कैसे पता किया जाए। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता है तो ये सीधा जाता, ये लाइन को फॉलो करता, और ग्लास से पास हुआ तो इसका इमर्जेंट फाइनली रे कौन सा है, ये है इमर्जेंट रे। इसको बैक कीजिए और जितना एंगल में हिट करता है, ठीक है, इसको पीछे ले जाइए। देखिए इसको पीछे ले गए, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना बच्चा लोग,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल से करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों को पहला काम दिया गया है कि इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है। इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे कैलकुलेट? देखो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट को हम नाम P दे देते हैं। तो एक ट्रायंगल बन रहा है PLM। ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस तरह से है। ये तुम्हारा P है, L है, M है, ये तुम्हारा R1 है। सॉरी, ये एंगल खोजना है, ये भी एंगल खोजना है, ये एंगल आपका डेविएशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एंगल क्या होगा? अगर मान लो कोई लाइन इस तरह से है, ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। ठीक, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर ये एंगल I है तो इसका वर्टिकल अपोजिट, देखो क्रॉस करो, क्रॉस करो, देखो ये क्रॉस हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? I1 के ही बराबर होगा। आपको इतना एंगल खोजना है, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा? ये वाला एंगल। पूरा एंगल कितना है? I1 है, उसमें R1 को घटा दो, I1 माइनस R1। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना आएगा? I1 माइनस R1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करो, देखो क्रॉस, ये क्रॉस जा रहा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट यहाँ से यहाँ तक क्या है? I2 है। तो ये बचा हुआ एंगल क्या है? बचा हुआ एंगल यहाँ पर होगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। फिर क्लास 8 में आप एक थ्योरम पढ़ते हैं कि एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है? डेविएशन। और इंटीरियर एंगल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि आपका डेविएशन जो फाइंड करना था, इसके लिए एक फार्मूला मिल चुका है। और थोड़ा सजा के लिखिएगा तो ऐसा हो सकता है I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, थोड़ा अरेंज कर दिए। लेकिन इस यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ चुका है, ये फार्मूला। लेकिन ये सिंप्लीफाई फार्मूला नहीं है। अगर इस फार्मूला में देखोगे ना कि आपका वेरिएबल बहुत सारा है, जैसे इस अगर मान लो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना ही है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 4 अननोन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। I1 चाहिए, I2 चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, जो कि निकालना बड़ा टफ है। मतलब ये अभी फार्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसी को अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं एक ट्रायंगल जिसका नाम है LOM। दिख रहा होगा इस तरह से, ये तुम L ले लो, M ले लो, O ले लो। ये एंगल तुम्हारा कितना है? R1 है, ये एंगल तुम्हारा R2 है और ये वाला एंगल तुम्हारा O है। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू, एक ट्रायंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे जिसका नाम होगा ALOMA। देखिए किस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ तक आया, A आया और यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? नॉर्मल। और यही नॉर्मल को आगे बढ़ाया था तो यहाँ कट किया था जिसको O बोले थे। तो ये एंगल तो आप फाइंड कर चुके हैं। अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 ही है, ये एंगल O हुआ और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A हुआ। तो एक क्वाड्रिलेटरल का पूरा सम कितना होता है? 360 होता है। एंगल A प्लस O 90 प्लस 90 इक्वल टू 360। आपका कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180। एक सिंपल कैलकुलेशन है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेटिंग
2 and 3, 2 और 3 को इक्वेट कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल ओ, R1 प्लस R2 एंगल ओ, ये कट जाएगा और एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा आपका। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर आपको कि R1 प्लस R2, यहाँ पर जो भी आपने रेफ्रैक्शन करवाया है यहाँ पर R1 प्लस R2 को अगर आप ऐड करते हैं ना तो वो आपके एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर ही रहेगा। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ये आ गया, ये रिलेशन को याद रखना है। इस इक्वेशन को हम 5 बोलते हैं या 4 हो जाएगा, ये 4 बोलते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन 1 में यूज़ कीजिए, फार्मूला थोड़ा सिंपल होगा। डेविएशन इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। देखिए पहले से आप फार्मूला को कंपेयर कीजिएगा एंगल ऑफ डेविएशन के फार्मूला में तो बहुत सिंप्लीफाई हुआ है। अब अननोन की संख्या घट गया है। अब यहाँ पर I1 4 अननोन था, अब यहाँ पर 3 अननोन बचा है। 2 ऐसे कहा जाए तो I1 I2 और आपको एंगल ऑफ प्रिज्म अब चाहिए, तब ये आपका डेविएशन निकल जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, I1 और I2 को लाना होगा। ठीक है, I1 और I2 को लाना होगा। तो देखिए इसमें I1 और I2 को कैसे आप लाओगे, जब भी एंगल का बात होगा ना तो आपको स्नेल्स लॉ लगाना चाहिए, समझे ना। जैसे ये आपका I1 चाहिए आपको और I2 चाहिए, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, स्नेल्स लॉ। तो हम भी वही यूज़ करने जा रहे हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट L पर। कहाँ पर, L पॉइंट पर लगा रहे हैं। यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम जान रहे हो μ1 है, फिर साइन I1 है, मीडियम ग्लास में गया, μ2 है, साइन R1 है। एक वर्ड लिखना एंगल बी स्मॉल, और ये जब भी लिखोगे ना बच्चा एंगल बी स्मॉल तो I1 आप I1 साइन I1 को I लिख सकते हो और साइन R1 को R1 लिख सकते हो। लेकिन इसको लिखने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ का एंगल जो है स्मॉल है। ठीक है, तो μ1 इंटू I1 इक्वल टू μ2 इंटू R1। फिर से बोल रहे हैं, ये तभी आप साइन को हटा सकते हैं जब आप ये वर्ड लिखिएगा एंगल बी स्मॉल। ये लिखने के बाद आपका I1 आराम से निकल गया, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू R1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ12 इंटू R1। सिमिलरली इसी तरीके से I2 भी निकाल सकते हैं। I2 निकालने के लिए आपको स्नेल्स लॉ कहाँ लगाना होगा, M पर। अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M पर, तो M पर लगाने जा रहे हैं। तो ग्लास में है इस बार, तो μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन I2 R2 I2 μ2 μ1। एंगल बी स्मॉल, एंगल बी स्मॉल बोल करके μ2 इंटू R2 μ1 इंटू I2, और इस तरह से I2 का फॉर्मूला आपको निकल गया μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू R2। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 फार्मूला, अगर इक्वेशन में माना जाए तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4, ये वाला इक्वेशन को 5 मान लीजिए, इस इक्वेशन को हम लोग 6 मान लेते हैं और इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 5 में इसका यूज़ करो।
तो चलो 5 इक्वेशन क्या है, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I1 के जगह पर आपने क्या लाया है, देखिए I1 के जगह पर μ2 डिवाइडेड बाई μ1, इक्वेशन नंबर 6 इसको मानो। ठीक है, क्या आया है आपका μ12 R1 μ12 R2 माइनस ए, डेविएशन इक्वल टू यहाँ पर μ12 कॉमन निकल सकता है R1 प्लस R2a, डेविएशन इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर कॉम्बिनेशन कीजिएगा, इंटरनल ये R1 और R2 को जोड़िएगा, वो हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर ही होगा। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में भी इस चीज़ को बोला गया है। तो इसको हटा करके आप 1 2 को a लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ 1 2 माइनस 1, ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो काम हम लोगों को दिया गया था कि कैलकुलेट दी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर देखो अननोन की संख्या बहुत ज़्यादा था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पर अगर आपको डेविएशन खोजना है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म और μ12 और ये कांस्टेंट नंबर हुआ, इसको तो खोजने की जरूरत नहीं है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका, मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। जो आप प्रिज्म लीजिएगा उसका तो एंगल आपको पता ही रहेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो ये खोजना टफ नहीं है, ये खोजना आपका टफ काम वर्क नहीं है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है और बहुत इजी वे से हम लोग डेविएशन को निकाल सकते हैं एज कॉम्पेयर टू है। अगर यहाँ पर देखते हो तो बहुत टफ वर्क था, क्योंकि हमें I1 खोजना होता, I2 खोजना होता, R1 खोजना होता, R2 खोजना होता, इसलिए ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।